एक और खबर आई है। आसफ अली जरदारी साहब के घर से ये खबर आई है। कहा गया है कि सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डालने का फैसला किया है। वो अपनी पार्टी को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। पहले भी इनकी तरफ से पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश की गई थी। ये लाहौर में कई मरतबा डेरे डाल चुके हैं और पार्टी को कितना इन्होंने मजबूत बनाया कि इक़्तिदार इनके हाथ में आ गया बेनज़ीर की शहादत के बाद। और फिर इन्होंने पार्टी को जितना मजबूत बनाया, खुद सदर बन गए और फिर पार्टी मजबूत से मजबूत तर होती चली गई। पंजाब के वोटों से, पंजाब की सीटों से इनकी पार्टी ने हुकूमत बनाई मरकज़ में, सिंध में। लेकिन अगले इंतखाबात 2013 में हुए तो ये पार्टी बिछी हुई, झुकी हुई, लेटी हुई नजर आई। इसका पंजाब में कहीं नामो निशान भी नहीं था। इनके पंजाब में सूबाई असम्बली की सीटों का अंदाज़ा कर लीजिए कि कभी उसके बाद 10 तक नहीं पहुंच सकी। तो आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से अब फिर ये कसद किया गया है, फिर ये कहा गया है कि वो गवर्नर हाउस में बैठेंगे, वहाँ पे मुलाकातें करेंगे और पार्टी को कितना मजबूत बना के वहाँ से उठेंगे। तो इनकी तरफ से पंजाब में एक मरतबा पहले भी अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश की गई थी। जब यहाँ पे शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो ये शहबाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा भी रहे थे। वो बाद की बात है, 2013 के इंतखाबात के बाद की बात है। एक तवील अरसे तक ये पंजाब में हुकूमत का हिस्सा रहे, जबकि मुस्लिम लीग नून भी मरकज में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा रही थी। लेकिन वो मामला ज्यादा देर तक चल नहीं सके थे। तो जिस तरह से मरकज में इनकी हुकूमत थी और पंजाब में बाद की बात है कि पहले तो ये एक पेज पर नजर आए, पंजाब में भी इनके लोग काबीना में शामिल थे, बल्कि सीनियर वजीर इनका था पीपल्स पार्टी का, जबकि शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे। और मरकज में चंद माह के बाद वज़रा की तरफ से, नून लीग के वज़रा की तरफ से इस्तीफे दे दिए गए थे, क्योंकि आसफ अली जरदारी ने भोरबन में इनके साथ मुआहदा किया था मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ, मियां नवाज शरीफ के साथ, के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली कर दी जाएगी। लेकिन जैसे ही मरकज में इनकी हुकूमत बनी पीपल्स पार्टी की, तो आसफ अली जरदारी की तरफ से उस मुआहदे पर कहा गया कि मुआहदे कोई कुरान और हदीस नहीं होते। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, जो खुद हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, कोई वजीर मुशीर नहीं थे, तो उन्होंने अपने वज़रा को वापस बुला लिया था। बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब ने तो 2008 के इंतखाबात में हिस्सा ही शायद नहीं लिया था। लेकिन 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इसलिए आ गई कि आसफ अली जरदारी ने अपनी पार्टी का अपने हाथों से सफाया कर दिया था। पहले इनको 10% कहा जाता था और उसके बाद इनको 100% भी कहा जाने लगा। शायद इसी वजह से पंजाब के लोगों ने इनको वोट देना मुनासिब न समझा, जबकि सिंध में ये कुछ न कुछ ऐसी कारागरी करते हैं कि हर जगह पे इनके अपने बंदे लगाए हुए। जिस तरह से PIA इनकी यरगमाली है, इसी तरह से सूबा सिंध भी वहाँ की ब्यूरोक्रेसी इनकी यरगमाल बनी हुई है, इनके नीचे लगी हुई है। उनके लिए किसी भी हद तक ये जाते हैं, उनको मराद देने के हवाले से या उनको जिस तरह से भी ये राजी रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं। बात हम ये कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी को मजबूत और बनाने के लिए आसफ अली जरदारी ने पंजाब में डेरे डालने का फैसला किया है। यही आज की खबर है। जब जहाँ पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, ये बात हो रही है 2008 के इंतखाबात के बाद की, जब मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी के वज़रा भी मौजूद थे। तो इसके बाद जब इनकी तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को छोड़ा गया, तो फिर इन्होंने पूरी कोशिश की कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा कर दिया जाए कि उनको घर भेजा जाए और पीपल्स पार्टी की अक्सरियत हो जाए। इनकी तरफ से गवर्नर राज यहाँ पे लगा दिया गया। आसफ अली जरदारी बड़े ताकतवर सदर हुआ करते थे। इस दौरान उन्होंने पूरी कोशिश की कि मुस्लिम लीग नून के मेंबरों को फॉरवर्ड ब्लॉक बना के अपने साथ शामिल किया जाए। लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद भी सलमान तसीर उन दिनों गवर्नर हुआ करते थे, वही सारे मामला देख रहे थे, गवर्नर राज लगा हुआ था। तो सिर्फ एक MPO को ये तोड़ सके थे और वो थी लैला मुकद्दस, शायद गुजरांवाला, गुजरात से उनका तलक था। इसके अलावा कोई भी बंदा मुस्लिम लीग नून का नहीं टूट सका था। उन दिनों तहरीक इंसाफ उस तरह से इन नहीं हुई थी। उसके बाद तहरीक इंसाफ फिर इन हुई तो इनको आउट करके रख दिया गया। तो लैला मुकद्दस उन लोगों के लिए मशअले राह है, उन लोगों के लिए रहनुमाई का असूल है, उन लोगों के लिए बिल्कुल एक नमूना है। हम यहाँ पे गद्दारी का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसके बाद लैला मुकद्दस कहीं पे पाकिस्तान की सियासत में नजर नहीं आई, बल्कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से उनको इंतकाम का निशाना बनाने की खबरें जरूर आती रहती हैं। आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से पंजाब में, लाहौर में डेरे डालने का ऐलान किया गया है। इस पर बाद में बात करते हैं, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आजकल ये मौजू बना हुआ है कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। बात हो रही है
फील्ड मार्शल की और जॉइंट सर्विसेज के चीफ की साहिर शमशाद मिर्जा साहब जनरल हैं और फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब हैं, वो भी पहले जनरल हुआ करते थे। जब दोनों जर्नल थे तो सीनियरिटी की बात हो सकती थी, बल्कि किसी को इस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जॉइंट सर्विसेज का चीफ सबसे सीनियर होता है। जब सलूट करना होता है तो जाहिर है कि जूनियर ने सीनियर को सलूट करना होता है, लेकिन जब रैंक की बात आ जाती है तो फिर सीनियरिटी या जूनियर होने का कोई सवाल ही नहीं रहता। अगले रैंक वाला फिर सीनियर हो जाता है। आप इसको ऐसे ले लें कि 2 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो बराबर रैंक रखते हैं, तो उनमें से जो जूनियर होगा उसने सीनियर को सलूट करना है। लेकिन जैसे ही उनमें से जो जूनियर है वो जनरल बन जाता है, 4 स्टार जनरल बन जाता है, तो फिर 3 स्टार जनरल जो उससे पहले उससे सीनियर था, सीनियर का मतलब ये है कि वो उससे पहले भर्ती हुआ था या उसको नंबर पहले अलाट हुआ था, लेकिन अब वो चूंकि दूसरा जनरल बन गया है तो ये लेफ्टिनेंट जनरल है, तो सीनियरिटी कहाँ गई? वो सीनियरिटी जो भर्ती की सीनियरिटी है, वो जो नंबर की सीनियरिटी है, वो वहाँ पे खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर रैंक की सीनियरिटी आ जाती है। जिस तरह से एक सिपाही है वो उसको कमीशन मिल जाता है तो वो पायलट अफसर बन जाता है, तो उसके नीचे जितने भी लोग हैं, जिस तरह से सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, या इससे नीचे हवालदार हैं, वो सारे के सारे एकदम उससे जूनियर हो जाएंगे। फिर सवाल नहीं रहता कि ये देखें कि ये नया लेफ्टिनेंट तो इसके अंडर काम करता था, ये हवालदार था और ये सिपाही था, लेकिन जब वो लेफ्टिनेंट बन गया तो उससे कहीं ज्यादा ऊपर चला गया, उससे कहीं ज्यादा बड़ा ओहदा उसको मिल गया और फिर सीनियरिटी का मामला ज़ेरे बहस आता ही नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि साहिर शमशाद मिर्जा साहब क्योंकि वो जॉइंट सर्विसेज के चीफ हैं और फील्ड मार्शल साहब वो आर्मी चीफ हैं, उनमें सीनियर फिर कौन हुआ? और फिर हमारे कई बड़े बड़े फौजियों की तरफ, बड़े अफसरों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जॉइंट सर्विसेज का चीफ उनसे सीनियर है। जनाब सीनियर कैसे हो गया? उनका तो एक रैंक ही पूरे का पूरा उनसे पीछे है, तो फिर सीनियरिटी और जूनियर होने का तो कोई सवाल रहता ही नहीं है। बहरहाल ये उनकी अपनी सोच है, ये हमारी राय है कि सीनियर मोस्ट कौन है? ये फील्ड मार्शल साहब सीनियर मोस्ट। अब ये कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल साहब को मुसल्लह अफवाज का चेयरमैन बना दिया जाएगा। जिस तरह से सदर साहब सुप्रीम कमांडर होते हैं, इसी तरह से कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल को सुप्रीम कमांडर बना दिया जाएगा ताकि ये सीनियरिटी और जूनियरिटी वाला मामला हल हो जाए। मेरा ख्याल है कि ऐसा मामला है ही नहीं, लेकिन दीगर कई मामलात की वजह से हो सकता है कि आइन में तरमीम करके फील्ड मार्शल साहब के लिए कोई बड़ा ओहदा क्रिएट कर दिया जाए। लेकिन जहां तक सीनियर और जूनियर होने का तल्लक है तो इसमें कोई शक नहीं रह जाती कि जॉइंट सर्विसेज के चीफ के मुकाबले में फील्ड मार्शल साहब एक दर्जा ऊपर हैं और वही सीनियर हैं। लेकिन जिस तरह से अब तक का फर्किंग का मामला है तो वो सारे इख्तियारात आज भी जॉइंट सर्विसेज के चीफ के पास हैं, ताकि इनको सुप्रीम कमांडर नहीं बना दिया जाता। बीज माल हुकूमत का ज़रा तर्ज निगहबानी, तर्ज हुक्मरानी, तर्ज जहाँ बानी देखिए कि किस तरह से लगाई बुझाई पर काम करते हैं, किस तरह से लावालूतियों पर काम करते हैं, किस तरह से सुनकर फैसले करते हैं, बिल्कुल तहकीक नहीं करते, जो बता दिया जाता है उसी के मुताबिक बड़े बड़े फैसले भी कर दिए जाते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से कहा गया कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि आमिर खान की फ़िल्म पर पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी गई। अफसोस उनको क्यों हुआ और उनकी तरफ से ये बयान क्यों दिया गया? उनकी तरफ से कहा गया कि 1-1.5 साल पहले आमिर खान की फिल्म दंगल पाकिस्तान में मंजूरी के लिए मेरे पास आई। मैंने सेंसर बोर्ड के लोगों से इस फिल्म के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा कुछ है कि पाकिस्तान में ये फिल्म चलाई नहीं जा सकती, दिखाई नहीं जा सकती। तो मैंने कह दिया कि ठीक है, इस पर पाबंदी लगा दी जाए। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से कहा गया कि मुझे इस पर नहायत अफसोस है कि मैंने पाबंदी लगा दी थी। मुझे 1 साल के बाद मौका मिला ये फिल्म देखने का, तो मैंने देखा कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन चूंकि मैं फैसला ये पहले कर चुकी थी तो क्या पाकिस्तान में इस फिल्म को चलने की फिर इजाज़त दे दी गई? ऐसा नहीं हुआ, वो फिल्म उसी तरह से रही। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से क्या इसलिए ये कहा गया कि मुझे पाकिस्तान में उनकी फिल्म बंद करने पर अफसोस है? ये किस दौर की बात कर रही हैं? ये आज के दौर की बात कर रही हैं, जब ये आज पंजाब हुकूमत में है, या फिर जब ये मरकज़ में हुकूमत में थी तो उस मौके पर ये सारा कुछ हुआ था? क्या आमिर खान से तल्लुकात बेहतर करने के लिए या उन तक रसाई हासिल करने के लिए इनकी तरफ से ऐसा बयान आया
आया है। बहरहाल इस पर सवाल किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप किस जगह पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े फैसले करते हैं, तो आपने कैसे लगाई भुजाई पर फैसला कर दिया, कैसे सुनी सुनाई बात पर आपने बहुत बड़ा फैसला कर दिया कि उनको जो भी नुकसान होना था वो तो हुआ, लेकिन यहाँ पे आमिर खान के चाहने वाले या ऐसी फिल्में देखने वाले उनके साथ भी प्रैंक हो गया। इस वजह से प्रैंक हो गया कि आपने किसी से सुना और फिर आपने उस पर फैसला सदर कर दिया। ये एक वाक़या नहीं है, बल्कि लगता है कि हर वाक़े में ऐसा ही होता है कि जो सुन लिया उस पर फैसला कर दिया, उस पर हुक्म जारी कर दिया, किसी को इनामात से नवाज दिया और किसी को हथकड़ियाँ लगवा दी, मुअत्तल कर दिया। जिस तरह से मोहतरमा की तरफ से यहाँ पे म्यू हॉस्पिटल में जाके जो कुछ MS के साथ किया गया, जिस तरह से उनकी तजलील की गई और जिस तरह से इनकी तरफ से फिर पाकपतन में जाके हथकड़ियाँ लगवा दी गई, गिरफ्तारियाँ खाली गई, तो इससे यही नज़र आता है कि कोई तहकीक नहीं है, कोई तफ्तीश नहीं है, किसी किस्म की कोई छानबीन नहीं है, बल्कि जो सुना, जिसने कहा, जो उनके अपने करीब है, तो उसके मुताबिक फ़ैसला सदर कर दिया। किसी की ज़िंदगी तबाह होती है, किसी का कैरियर तबाह होता है, इससे इनको कोई सरोकार नहीं है।